हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रूस जो वॉर है उसकी जड़ें कहाँ स्थित हैं, क्या वजह रही। तो जो यह लड़ाई है इसकी शुरुआत होती है यूक्रेन के विद्रोही इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने से। तो रूस ने जो यूक्रेन का इलाका था उसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूस ने घोषित कर दिया और वहीं से यह जो संघर्ष है उसका आरंभ होता है वर्तमान में। तो चर्चा में हम क्यों हैं, तो हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की आशंका से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिए पश्चिम देशों की ओर से किए गए आह्वान के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी है और इसने उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। और यह पश्चिम को एक सीधी चुनौती है जो यह आशंका पैदा करता है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में तनाव चरम पर है क्योंकि रूस ने शीत युद्ध के बाद से सबसे खराब संकटों में से एक के रूप में यूक्रेन की सीमाओं पर 1,50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इस घोषणा ने मिन्स्क में हस्ताक्षरित वर्ष 2015 के शांति समझौते को तोड़ दिया जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्रों में व्यापक स्वशासन की पेशकश करने की आवश्यकता थी। तो रूस का जो रुख है और इसने मौजूदा संकट के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को जिम्मेदार ठहराया है और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को रूस के लिए एक संभावित खतरा बताया है। आरोप लगाया कि यूक्रेन को रूस की ऐतिहासिक भूमि विरासत में मिली थी और सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम द्वारा रूस को शामिल करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया था। वह चाहता है कि पश्चिम देश यह गारंटी दें कि नाटो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और इसने गठबंधन से यूक्रेन में हथियारों की तैनाती रोकने और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस लेने की मांग भी की है। पश्चिमी देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। तो हम इसमें देख सकते हैं यूक्रेन की स्थिति और उससे लगते रसिया के जो सीमा क्षेत्र हैं और क्रीमिया का क्षेत्र जिस पर अब रूस का कब्जा है और ब्लैक सी का इलाका। तो संकट की पृष्ठभूमि क्या है, तो यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है और जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहानस्क क्षेत्र वर्ष 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है और यह आंदोलन क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया गया। अप्रैल माह में रूस समर्थक विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया और रूस ने उन्हें हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से समर्थन दिया और मई 2014 में डोनेट्स्क और लुहानस्क क्षेत्रों में विद्रोहियों ने यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने हेतु एक जनमत संग्रह आयोजित किया।
तब से यूक्रेन के भीतर मुख्य रूप से रूसी भाषी क्षेत्रों, जहां 70% से अधिक लोग रूसी बोलते हैं, में विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच गोलाबारी और संघर्ष जारी है, जिसमें लगभग 14,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। साथ ही इसके कारण लगभग 1.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अक्टूबर 2021 के बाद तब से गोलाबारी काफ़ी तेज़ हो गई है, जब रूस ने यूक्रेन के साथ सीमाओं पर सैनिकों को तैनात करना शुरू किया था। यदि डोनबास क्षेत्र में स्थित गड़ बिगड़ती है तो युद्ध की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, और युद्ध के प्रकोप को रोकने का एक तरीका यह होगा कि मिन्स्क समझौतों को तुरंत लागू किया जाए, और जैसा कि रूस ने सुझाव दिया है। मिन्स्क समझौता क्या है? तो दो मिन्स्क समझौते हैं, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, जिसका नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है, जहां इस संबंध में वार्ता आयोजित हुई थी। तो मिन्स्क 1 को सितंबर 2014 में यूक्रेन त्रिपक्षीय संपर्क समूह यानी कि यूक्रेन, रूस और यूरोप सुरक्षा एवं सहयोग संगठन OSCE द्वारा तथाकथित नॉर्मैंडी प्रारूप में फ्रांस और जर्मन की मध्यस्थता के साथ लिखा गया था। मिन्स्क 1 के तहत यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों ने 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका, और मिन्स्क 2 जैसे ही हाल विद्रोही यूक्रेन में आगे बढ़े। फरवरी 2015 में रूस यूक्रेन OSCE के प्रतिनिधियों और डोनेट्स्क और लुहानस्क के नेताओं ने एक नए 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अब मिन्स्क 2 समझौते के रूप में जाना जाता है, और इस नए समझौते में यूक्रेनी कानून के अनुसार तत्काल युद्ध विराम, भारी हथियारों की वापसी, OSCE निगरानी, डोनेट्स्क और लुहानस्क हेतु अंतरिम स्वशासन का वार्ता के प्रावधान थे। इसमें संसद द्वारा विशेष दर्जे की स्वीकृति और लड़ाकों के लिए क्षमा एवं माफ़ी, संबंधों एवं कैदियों के आदान प्रदान और मानवीय सहायता आदि से संबंधित प्रावधान भी थे। हालांकि इन प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि लोकप्रिय रूप से इस मिन्स्क समझौते को एक पहेली के रूप में जाना जाता है, और इसका अर्थ है कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौते की विरोधाभासी व्याख्याएं हैं, और इस मुद्दे पर विभिन्न राष्ट्रों का क्या रुख है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही 2 अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिकी और व्यक्तियों द्वारा नए निवेश, व्यापार और वित्तपोषण पर प्रतिबंधों की घोषणा कर चुका है। जापान के अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों में शामिल होने की संभावना है, जबकि फ्रांसीसी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन या EU भी रूस के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही को लेकर चर्चा में है, और यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ साथ मिन्स्क समझौते के घोर उल्लंघन पर रूस की निंदा की है, और यूनाइटेड किंगडम ने और अधिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के कार्यों को अस्वीकार्य तथा अनुचित बताया है। भारत का क्या रुख है? तो भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा में शामिल नहीं हुआ और इस क्षेत्र पर अपना तटस्थ रुख रखा। नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके रूस का समर्थन किया, और जिसमें क्रीमिया में समर्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुझाव दिया कि शांति और
रचनात्मक कूटनीति समय की आवश्यकता है और तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए और रूस ने भारत के रुख का स्वागत किया है। आगे की क्या राह है? तो स्थिति का एक व्यवहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है और अंततः पश्चिम अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पक्षों से बातचीत फिर से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने हेतु मिन्स्क शांति समझौते और मिन्स्क पीस प्रोसेस के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्यवहार में मिन्स्क समझौता आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर की बात है। यह एक आधार रेखा हो सकती है जिससे मौजूदा संकट का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है तथा इसे पुनर्जीवित करना एकमात्र मार्ग हो सकता है जिसका पालन करके शांति को स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है, यूक्रेन के लिए यह अपनी सीमाओं पर नियंत्रण हासिल करने तथा रूसी आक्रमण के खतरे को परिसंतुलित करने में मदद कर सकता है, जबकि रूस के लिए यह सुनिश्चित करने का यह एक तरीका हो सकता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा न बने और यह सुनिश्चित करे कि रूसी भाषा व संस्कृति यूक्रेन में एक नए संघीय संविधान के तहत संरक्षित है। तो हमने यूक्रेन से जुड़े और रूस के ताज़ा विवाद को समझा और जाना। आगे भी हम इसी तरह के अन्य जानकारियों के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।